मैं समझता हूं कि किसी भी जिम्मेवार विपक्ष को ये प्रश्न से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, इस देश की राष्ट्रीय अक्षुण्णता, गौरव के लिए हमेशा खड़े हैं और इसलिए कोई भी सही नागरिक इस देश का अत्यंत चिंतित न हो इस गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यद्यपि हम इसे जिम्मेवारी और धैर्य और बहुत रिस्ट्रेंट के साथ कह रहे हैं, हम अपनी घोर चिंताजनक व्यथा व्यक्त करना चाहते हैं आपके समक्ष कि इस सरकार ने चीन के विषय में जो असफलताएं पाई हैं और जो अवहेलनाएं की हैं, उनको तुरंत वो ठीक करे और देश को जवाबदेही दे। आप जानते हैं इसके 3 पहलू हैं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अपने को सिर्फ चीन से सीमित कर रहा हूं। आप जानते हैं कि इसके 2-3 पहलू, जहां तक चीन का सवाल है, वो एक हमारे सबसे पुराने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त का पहलू है, भूटान का, जिसके प्रति हमारी कटिबद्धता पे कोई संदेह या प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता, न उठना चाहिए। दूसरी तरफ चीन का ये सबसे ज्यादा एक आक्रामक स्टांस जो देखा है हमने 40-50 वर्षों में, वो पहलू है ये। और तीसरा, ये बार बार हमारी बातचीत होती है, फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यात्राएं होती हैं, अफसर जाते हैं, मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, और हम देखते हैं कि बार बार पहाड़ खोदने के बाद चूहा भी नहीं निकलता है। ये 3 व्यथाएं हैं, ये 3 पहलू हैं जिनको सरकार तुरंत ठीक करे, रेक्टिफाई करे, ये अति आवश्यक है देश के लिए। साथ साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पुराने सब एग्रीमेंट छोड़ दें आप, तो हाल के हमारे जो हमने नींव रखी है, इतनी ठोस है, इतनी मजबूत, इतनी व्यापक है कि उस नींव के ऊपर भी अगर ये सरकार छोटी इमारत बनाने का प्रयत्न करती तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको याद दिला रहा हूं दोबारा, 2005 अप्रैल का करारनामा, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करारनामा कहते हैं चीन के साथ, और उसके बाद हाल में, बहुत हाल में, अक्टूबर 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन करारनामा चीन के साथ। ये सब चीजें उस वक्त बहुत सीमित थी, बहुत कम थी। आज अचानक इसमें ये जबरदस्त, चौंकाने वाली वृद्धि कैसे हुई है? मैं आपके समक्ष कुछ बहुत ही चिंताजनक एक आंकड़ा, मुझे आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ यह आंकड़ा पढ़ के कि पिछले 45 दिनों में, सिर्फ 45 दिनों में 120 चीन के इनकर्शंस हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है ये। और अगर आप 2017 को लें, जो आधा भी पूरा, आधा हुआ है पूरा, उसमें 240 ऐसे इनकर्शंस या ट्रांसग्रेशंस हैं। तो ये बहुत ही दयनीय हालत है, और ये पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ बहुत अरसों से कि मानसरोवर की यात्रा नाथुला के जरिए ऐसे आक्रामक रूप से बंद की गई हो। पहले नहीं हुआ जो अभी हाल में 4 जून को हुआ कि 2 चीन के हेलीकॉप्टर चमोली तक पहुंच गए उत्तराखंड में। उससे कुछ महीनों पहले 2 और हेलीकॉप्टर 4.5 किलोमीटर भारतीय टेरिटरी उत्तराखंड में पहुंच गए थे। और मैंने जैसा व्यथा पहले अंग्रेजी में आपके समक्ष व्यक्त की थी, इन सब संदर्भ में हमारे, आप उसको छोड़िए, लाल आंख और 56 इंच छाती की बात को छोड़िए, वो लाल आंख हमको दिखती नहीं है और वो 56 इंच छाती इनविजिबल हो गई है। लेकिन हमारे मंत्री महोदयों ने क्या वक्तव्य दिए हैं? हाल में माननीय गृहमंत्री साहब ने कहा, कोट अनकोट, चाइनीज इंट्रूशन आर ओनली परसेप्शन। माननीय राज्य रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के स्तर पे कहा, कोट अनकोट, मैं कोट कर रहा हूं पार्लियामेंट में कही गई वक्तव्य को, नो चाइनीज इनकर्शंस ओनली ट्रांसग्रेशंस। जैसा मैंने कहा कि वकील भी सक्षम नहीं है इस प्रकार का डिस्टिंक्शन बनाने में, नो इनकर्शन ओनली ट्रांसग्रेशन। इसके साथ अगर डिक्शनरी देते हुए तो बहुत अच्छा होता कि मतलब क्या होता है ये बिना फर्क वाले फर्क का। मैं इसके बैकड्रॉप, इसके बैकग्राउंड के बारे में आपसे जिक्र कर चुका हूं। ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब दिन प्रतिदिन हर हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री, हमारे वरिष्ठ अफसर, हमारे मंत्री चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं,
अहमदाबाद में झूला हो रहा है, आदान प्रदान हो रहे हैं तोहफे, और साथ साथ चीन इतने जबरदस्त तरीके से मसूद अजहर के घोषणा करने के मामले में विरोध कर रहा है भारत का। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में बारंबार हर दिन हर हफ्ते विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल में हर दिन समिति में खुले रूप से हमारा अपमान कर रहा है। कॉरिडोर का जो इशू था, जिसको आप कहते हैं सीपीईसी, उसमें भारत बहुत दयनीय दृष्टि से आइसोलेट क्यों हुआ? अकेला क्यों खड़ा पाया गया? अगर आपको विरोध करना है जम के करें तो अकेले नहीं दिखिए। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सब वो प्रश्न हैं जो हर जागरूक, जिम्मेवार और देश से प्रेम करने वाला, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नागरिक पूछेगा, और हम इसको जिम्मेवारी और बहुत धैर्य और रिस्ट्रेंट के साथ पूछ रहे हैं। हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस देश का वो फेट है, वो किस्मत है कि 3-3.5 वर्ष में हमारे पास दो ही प्रकार के रक्षा मंत्री होंगे, या तो रिलक्टेंट रक्षा मंत्री या पार्ट टाइम रक्षा मंत्री। और मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण करार पे खड़े देश के लिए पार्ट टाइम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता, बहुत जिम्मेवारियां और होती हैं। तो इसलिए, और अंत में एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमें बहुत दुख खेद है ये कहने के, कि जब यूपीए सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए का 90,000 नए एडिशनल ट्रूप्स का माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स करने का पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया, प्रोजेक्ट बना दिया। मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े, 90,000 नए ट्रूप्स और 64,678 करोड़ रुपए। वो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स 90% इंडो भारत चीन की बाउंड्री सीमा पे ही है। हम आपसे जवाबदेही चाहेंगे, क्या हुआ उसका? कहां चला गया वो? कार्यान्वित क्यों नहीं हुआ? पारित क्यों नहीं हुआ? उसमें से आंशिक रूप से खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या वो आज जबरदस्त रूप से कारगर सिद्ध नहीं होता? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मैं दुख और खेद के साथ, लेकिन जिम्मेवारी के साथ ये पूछ रहा हूं इस सरकार से। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई ठोस सही एक्शन लेती है ये सरकार, तो हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं समर्थन के लिए। तुरंत इन सब विषयों, पहलुओं पे करेक्टिव एक्शन लिया जाए। ये मैंने भी अभी हाल का कुछ घंटों का ये वक्तव्य है देखा, मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने से कि आप उस व्यक्ति और उस पार्टी का वक्तव्य मुझे पढ़ रहे हैं जिसको मैं आपके सामने बेबाक होके औपचारिक रूप से बीजेपी की बी टीम कहता हूं। ये बीजेपी की बी टीम का वक्तव्य है। ये वो वाला एजेंडा वाला वक्तव्य है जो बीजेपी ने बार बार इस्तेमाल किया है, वैसे एजेंडा को फैलाने के लिए जो विभाजन का एजेंडा है, शत्रुता का एजेंडा है, एक घृणात्मक वातावरण बनाने का एजेंडा है, और बीजेपी ने बार बार ओवैसी बंधुओं जैसे व्यक्तियों का दुरुपयोग और उपयोग किया है इस एजेंडा के लिए। उसका आप एक और उदाहरण आज देख रहे हैं। ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है बीजेपी का, ये बार बार चुनाव और चुनाव के अलावा स्ट्रेटेजिक समयों पे, क्षणों में इसका दुरुपयोग करते हैं, और इसका एक ही उद्देश्य है कि आप हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दें, विभाजन का एजेंडा पूरे देश पे फैला दें। हम आपसे इसकी बातचीत करें, कास्ट का वर्सेस कास्ट हो जाए, धर्म वर्सेस धर्म हो जाए, प्रदेश और प्रांत वर्सेस प्रांत और प्रदेश हो जाए, सब वर्सेस सब हो जाए। और ये एक दुर्भाग्य है कि बीजेपी बार बार करती है, इसलिए इसको एक्सपोज करना इन बड़े स्पष्ट शब्दों में आवश्यक है। आप ओवैसी बंदियों को तो छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है। मैं उस वक्तव्य को जानता हूं, जागरूक हूं, एग्जैक्ट शब्द ये नहीं है जो आपने बोले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वक्तव्य देखा है वो। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको कि जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव का सवाल है, वो मानना मुद्दा खत्म हो गया है। अब हमने पहले भी, और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट किया था कि अंततोगत्वा हर पार्टी का ये अपना स्वतः निर्णय है, और इसमें अगर पार्टी कोई भी निर्णय करती है, जो पार्टी होगी वो उसका स्वायत्व का निर्णय होगा।
इसका हमारे बिहार के गठबंधन से न कोई संबंध है, न किसी रूप से उसको वो कमजोर करता है, और हम मजबूती के साथ साथ खड़े हैं, जो खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, बार बार कल भी कहा था। इसलिए इस संदर्भ में इसको देखा जाए। हर पार्टियों की अलग अलग परसेप्शन होते हैं, क्या मुद्दा होता है, हर पार्टी अपने सोच के अनुसार वो मुद्दा उठाती है। ये आप सच कह रहे हैं कि किसी अमुक पार्टी ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन शायद मुद्दा न हो, उसके लिए मैं आपको सैकड़ों पार्टी के नाम गिना सकता हूं, बंगाल से बाकी भारत के सभी हिस्सों में, जिन्होंने कहा कि ये बहुत अहम मुद्दा था। अगर आप अगर लेते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बार बार आप पूछ तो रहे हैं, आप डिमोनेटाइजेशन के नवंबर में जाइए, हम अगर चुप बैठते तो आप क्या करते? आप ही लोग कहते कि अरे इतने बड़े मुद्दे को आप चुप बैठे हैं, आप मुद्दा नहीं ले रहे हैं। तो ये तो बड़ा आसान है खेल खेलना दोनों तरफ से। ये हर पार्टी का विवेक होता है, ये हर पार्टी की समझ होती है, और इस देश में एक बहुमत था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। और मैंने बार बार कहा आपको, चुनाव यूपी का जीतने से कोई आर्थिक सिद्धांत का गलत मुद्दा, राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा यूपी चुनाव जीतकर सही नहीं हो जाता। डिमोनेटाइजेशन गलत था, गलत रहेगा, लेकिन यह अलग बात है कि चुनाव एक अलग चीज है। जीएसटी एक बहुत ही माकूल, प्रभावशाली और अत्यंत आदर्श आइडियल है, लेकिन अच्छी चीज को कैसे गलत रूप से कार्यान्वित किया जाए वो सीखना हो तो एनडीए बीजेपी के पास जाइए। इसको एक होलिस्टिक चीज को 40% रेवेन्यू हटा दिया। आज आप कहते हैं जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन कहां है और वन टैक्स कहां है, जरा देखिए। 40% लोग जो वैल्यू के असर, 40%, 50 से 10 कम जीएसटी में है ही नहीं। पेट्रोल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, और चीजें नहीं है, तो 40% नहीं, तो वन नेशन वन टैक्स कहां हुआ? नंबर 2, जिन देशों ने सफलता से इसको कार्यान्वित किया है वो एक रेट रखते हैं, और उस रेट पे एक रेट ऊपर, इसको सिन रेट कहते हैं, एक रेट नीचे, इसको डीमेरिट रेट कहते हैं। आज की सरकार ने 7 रेटें बनाई हैं, 7, इसको वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। वन टैक्स, 7 रेट्स एंड वन टैक्स। तीसरा, कार्यान्वित करने के लिए जो आप इतने लोगों का नाम ले रहे हैं, सूरत का और जगहों का, क्या ये लोग पागल हैं? ये वो सब लोग हैं जो पूरी तरह से टैक्स वीएटी पे करते थे, लेकिन आज भयभीत हैं कि कल मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, लेकिन मैं तो अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, न कंप्यूटर से न फॉर्म से। इनकी व्यथा उस जश्न मनाने वाले इस सरकार के लोगों के कानों तक उस दिन रात को नहीं पहुंची, और अब भी शायद नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में ये सरकार माहिर है, माकूल है, सुपर्ब है। मैं उनको सलाम करता हूं।